नमस्कार दर्शक मित्रों, फोकल पॉइंट बाय अजय उमट में फिर एक बार आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरना शुरू कर दिया है। इस बार का चुनाव काफ़ी रसप्रद, रोचक और त्रिकोणीय होगा, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में गुजरात में जो नई पॉलिटिकल पार्टी आई है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उसकी जो रेवड़ी है, उसकी रेवड़ी का स्वाद क्या गुजरातियों को पसंद आएगा? कांग्रेस पार्टी ने जो एक बादाम की ऑफर की है, उस बादाम के मायने क्या है? और वैसे तो गुजरात चुनाव नरेंद्र मोदी का वन मैन शो है, लेकिन डबल इंजन की डबल सरकार है। एक तरफ डबल इंजन का मीनिंग है नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई जो चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ डबल इंजन का मीनिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह, जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की व्यूहरचना की कमान संभाले हुए हैं और जो गुजरात को पूरी तरह से जानते हैं। तो इस संदर्भ में गुजरात में आने वाले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो सूत्र दिया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, क्या ये एक इमोशनल अपील जनरेट कर पाएगा? इस सभी चीज़ों को जानने के लिए देखिए फोकल पॉइंट बाय अजय उमट। लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये शो पसंद आता है तो मेहरबानी करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ए फैक्टर यानी आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की। केजरीवाल ने गुजरात में आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्दों को अगर मैं चुरा लूँ तो कहूँ कि उन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने जो कहा कि भाई मैं 300 यूनिट बिजली प्रति माह लोगों को मुफ्त में दूंगा। किसानों को उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली मॉडल की तरह गुजरात में एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक लगा दूंगा, हर एक पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक होगा, पैथोलॉजी लेबोरेटरी की फैसिलिटी होगी। उन्होंने पुलिस को पे ग्रेड देने की बात की, सरकारी मुलाजिमों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की बात की। उन्होंने 10 लाख जॉब की गारंटी दे दी है। उन्होंने युवा जो बेरोजगार है उनको बेकारी भत्ता देने की बात की है और सीनियर सिटीजन को राम मंदिर जो है उसके लिए अयोध्या की यात्रा तक का प्रॉमिस कर दिया है। अलबत्त ये सिर्फ रेवड़ी का माहौल जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पास है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के टाइम में हर एक पार्टी अपने ढंग से रेवड़ी तो बांटती रहती है। लेकिन ये सब रेवड़ी से उन्होंने गुजरात के मतदारों को लुभाने की शुरुआत की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कास्ट इक्वेशंस जो है, जिसे हम कहते हैं कि ज्ञातिवाद के समीकरण जो है, उसको भी संतुलित करने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने गुजरात के कदावर पटेल नेता जो है नरेश पटेल खोडलधाम के, उनको लेउआ पटेल नेता है, उनको अपने साथ लेने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने भावनगर के राजू भाई सोलंकी और उनके बेटे को अपनी पार्टी में शामिल किया, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी में परिवारवाद का कोई इश्यू नहीं है, इसलिए उनको शामिल भी किया, उनको टिकट भी दे दिया। और कोली कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं, जो कोस्टल बेल्ट गुजरात में काफ़ी प्रभावी हैं, जैसे कि सुरेंद्रनगर है, भावनगर है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, इस इलाकों में कोली कम्युनिटी का काफ़ी होल्ड रहता है। अमरेली के राजूला और आसपास के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी कोली कम्युनिटी काफ़ी पावरफुल है। तो उन्होंने कोली वोट को लुभाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने पाटीदार कम्युनिटी के पावरफुल यंग लीडर्स जो जैसे हैं, जैसे कि अल्पेश कथीरिया है, धार्मिक मालविया है, इनको अपनी पार्टी में अपने खेमे में लेने की कोशिश की, उनको शामिल भी किया। और उनको जैसे साउथ गुजरात में सूरत जो पटेल अनामत आंदोलन का एपिसेंटर बना हुआ था, हालांकि उससे कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन हार्दिक पटेल ने जब पटेल अनामत आंदोलन शुरू किया था पिछली बार, तो सूरत उसका एपिसेंटर था। उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को पिछले सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में मिला और 27 सीट जो थी वो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिली और कांग्रेस को 0 सीट मिली। हालांकि बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का बना, लेकिन उस इलाके में जो 5 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे वराछा है, तो वहाँ से अल्पेश कथीरिया चुनाव लड़ रहे हैं। ओलपाड कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से धार्मिक मालविया लड़ रहे हैं। गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं गोपाल इटालिया, वो कतारगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। और मनोज सोरठिया है, वो करण से चुनाव लड़ रहे हैं।
और सूरत पूर्व और उत्तर में भी आम आदमी पार्टी जो है अच्छे कैंडिडेट लगा रही है। हो सकता है इनको कड़ा मुकाबला देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसने कांग्रेस पार्टी से हार्दिक पटेल को अपने खेमे में लिया है, हो सकता है उसमें से किसी एक सीट पे हार्दिक पटेल को भी लड़ा सकते हैं, ताकि ताल ठोक के एक अच्छा चुनावी हाई प्रोफाइल सीट वो बन सके। अलबत्त अभी तक आम आदमी पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पाई कि उनके जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं ईसुदान भाई गढ़वी, जो हमारी बिरादरी के पत्रकार भी रह चुके हैं, वो एक टीवी चैनल के एंकर भी थे और वो अब गुजरात में आम आदमी पार्टी का एंकरिंग कर रहे हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। और साथ ही में गुजरात के एक युवा नेता जो पहले गांधीनगर से चुनाव लड़ने वाले थे, युवराज सिंह जडेजा, जो एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसने गुजरात में पेपर लीकेज का मामला जो था, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काफ़ी शर्मिंदगी, बल्कि मैं तो कहूँगा जलालत सहन करनी पड़ी, ऐसे व्यक्ति को पहले गांधीनगर से टिकट दी, फिर देने की बात की, उसके बाद उनको कहा गया कि आप दहगाम से चुनाव लड़ो, लेकिन दहगाम में कास्ट फैक्टर में, क्योंकि वो क्षत्रियों की सीट मानी जाती है, वहाँ पे उनका स्वागत नहीं हुआ और बाद में उनको विड्रॉ कर लिया गया और कहा गया कि ये हमारे स्टार कैंपेनर रहेंगे। ठीक है, चुनाव में सीट का एडजस्टमेंट तो होता रहता है, लेकिन केजरीवाल जो है वो कास्ट और कम्युनल से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी है जो सोशलिज्म में मानती है, सेक्युलर फिलोसॉफी में मानती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की वोट बैंक और हिंदुत्व की नीति रीति को मानती है, राम मंदिर की बात करती है, 370 कश्मीर में अबोलिश किया उसकी बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, मुस्लिमों के ट्रिपल तलाक की बात करती है। जबकि केजरीवाल जो है अपने को इससे परे रखते हैं और वो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ही फील्स कि गुड इकोनॉमिक्स इज़ गुड पॉलिटिक्स, और इसीलिए महंगाई का इश्यू जो है उसको आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में और अपने हर एक प्लेटफॉर्म में कब सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और टेक्निकली देखा जाए, फैक्चुअली देखा जाए, ज़मीनी सच्चाई देखी जाए तो भी ये बात गुजरात में बिल्कुल सही है कि इस बार जो मतदाता जो है उसके मन में महंगाई का इश्यू जो है वो बैक ऑफ द माइंड है। उससे काफ़ी लोगों में नाराज़गी भी है, खास करके महिलाओं में, गरीब तबके में और मिडिल क्लास में, इवन हायर मिडिल क्लास भी आप कह सकते हो। दूसरा बड़ा इश्यू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का मामला है। और तीसरी जो बात है वो कास्ट और कम्युनल में केजरीवाल को इतने ज़्यादा संतुलित तो नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने ईसुदान गढ़वी को जो प्रोजेक्ट किया है एज चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, वो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, गढ़वी कम्युनिटी के हैं, और गोपाल इटालिया जो हैं उनके प्रदेश प्रमुख वो पटेल कम्युनिटी के हैं, इसलिए उन्होंने ओबीसी और पटेल का एक कॉम्बिनेशन भी बनाया है। लेकिन साथ ही ईसुदान गढ़वी को जब जब भी मैं उनकी स्पीच सुनता हूँ तो पाता हूँ कि वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के लिए मैं ये करूँगा, किसानों को बिजली, किसानों को दिन में पानी मिलेगा, नर्मदा का पानी कच्छ तक जाएगा, ये बात जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि इसका मतलब ये है कि वो किसानों की और भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में कम से कम 22-23 जिलों की मुलाकात अभी तक ले चुके हैं। वो मनोज सिसोदिया, उनके साथ भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भी गुजरात में आते रहते हैं और हमेशा गुजरात में जब भी आते हैं तो आईबी का एक रिपोर्ट पता नहीं कहाँ से उनके पास आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि आईबी का रिपोर्ट है 90 सीट्स मिल रही है, 95 सीट्स मिल रही है, थोड़ी ज़्यादा आ गई तो हम सरकार बनाने वाले हैं। मतलब काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। माहौल आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया में बनाया है, ऑप्टिक्स जो हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन जो संगठन की बात जहां आती है तो संगठन ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी के पास नहीं है जितना मजबूत कांग्रेस के पार्ट है और भारतीय कांग्रेस के पास है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो बहुत ही मजबूत है। दूसरी बात कि रैंक एंड फाइल आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तीसरी बात कि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में ज़्यादा व्यस्त हो गई है क्योंकि उनको दिल्ली की गादी भी बचानी है। और चौथी महत्व की बात यह है कि जितने कैंडिडेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए, मैंने जो 5 कैंडिडेट का जिक्र किया सूरत के, वो बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट है और सूरत एक ऐसा शहर है जहां आम आदमी पार्टी अच्छा शो करने जा रही है। एटलीस्ट वो फाइट तो देगी बीजेपी को, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जगह देखा जाए तो कैंडिडेट्स ऐसे नहीं है कि जिनका नाम सुन के आपको लगे कि ये अपनी ताकत से चुनाव जिता पाएंगे। और गुजरात में एवरेज जो सबसे लो कॉन्स्टिट्यूंसी भी आप ले लीजिए जहाँ कम मतदाता है तो 2-2.25 लाख के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 70% भी अगर वोटिंग होता है तो 2 लाख में से 1,40,000 1,50,000 के
करीब वोटिंग होता है, तो उसमें से 70-75,000 वोट लेने की क्षमता वाले कैंडिडेट मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं केजरीवाल की पार्टी में। और इसलिए मुझे लग रहा है कि केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के काफ़ी कैंडिडेट्स का नुकसान कर पाएगी, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इन दैट सेंस काफ़ी जगह मुझे लग रहा है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वोट कटुआ पार्टी हो सकती है। अब इससे आगे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की बात आती है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है लीडरशिप क्राइसिस का है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चेहरा साफ है कि भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और रहेंगे। उनके सामने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी घाटलोड़िया, जहाँ से वो पिछली बार 1,16,000 से हाईएस्ट वोट से जीते थे, वहाँ किसी और ने अपने दावेदारी भी पेश नहीं की और वो वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं और वो गुजरात की सबसे सेफेस्ट सीट मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर डिलिमिटेशन के बाद जो गुजरात में सीटों का मैं देखता हूँ, कम से कम 75 सीट्स ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नामुमकिन है। उसके बाद 19 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी A++ की सिचुएशन में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसको चुनाव जीतने में कोई बहुत तकलीफ नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने अपना कास्ट फैक्टर, हिंदुत्व का फैक्टर और कैंडिडेट का सिलेक्शन इस तरह से किया है कि 94 सीट्स में तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे कोई इश्यू नहीं दिखाई देता। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव 5 स्टेट में हुए थे, 5 में से 4 स्टेट्स, पंजाब को छोड़ के 4 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। बावजूद उसके 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आया। 11 मार्च सुबह 11 बजे नरेंद्र भाई गुजरात में, अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे। ये बात क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि पिछली बार 99 सीट्स आई थी, उस चीज़ का रंज कहीं अपने दिल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के माइंड में था, दिल में था कि मेरे गुजरात मॉडल में मैं नर्वस 90 पे आउट नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने उस दिन से, बल्कि मैं तो कहूँगा पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रहती है कि अब कहीं भी किसी जगह कोई सीट का नुकसान ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी तब से लेकर आज तक मैदान में है और भूपेंद्र भाई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डबल इंजन, और इस बार अमित भाई को चुनावी मैदान में पूरी तरह लगाया गया है। तो चुनावी जो रणनीति है, व्यू रचना है, वो अमित भाई कर रहे हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन से लेके उनके मत क्षेत्र का चयन और ये सब चुनावी व्यू रचना जो है वो अमित भाई ने अपने हाथ में ले ली है। बीजेपी को लगता था कि आदिवासी इलाके में शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की काफ़ी पैठ बनी हुई है, इसलिए चुनाव प्रचार का श्री गणेश करते हुए प्राइम मिनिस्टर कपराड़ा में गए, साउथ गुजरात में। उन्होंने कहा कि मेरी तो शब्दावली में ही, अल्फ़ाबेट में ही A फॉर आदिवासी आता है, इसलिए मैं शुरुआत जो है आदिवासी विस्तार से ही करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट फैक्टर तो है काफ़ी अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो कास्ट फैक्टर के अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि पिछले 3 महीने में गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट आया है, करीब 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया है। प्राइम मिनिस्टर स्वयं 23 डिस्ट्रिक्ट्स की मुलाकात ले चुके हैं आउट ऑफ 33। और उसके अलावा जैसे कि वेदांत है, वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी है, टाटा एयरबस जो है, जिसका 10 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने बड़ौदा में इनॉग्रेशन किया। ये सब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे देश के हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर को शायद ईर्ष्या जगाते होंगे कि शायद ये प्रोजेक्ट मेरे स्टेट में आ जाते। गुजरात में 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। कोरोना टाइम में जितने मिनिस्टर्स और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ शिकायत थी कि कोरोना टाइम में काम अच्छा नहीं हुआ, पूरे घर के बदल डाले। और साथ में हिंदुत्व के इश्यू के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ध्यान दिया है। लास्ट कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर सरकार में वापस आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। ट्रिपल तलाक से महिलाओं को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके और कांग्रेस के अंदर डिफरेंस ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछली बार 77 पे पहुंच गई, लेकिन फिर 77 से 92 का जो मैजिक फिगर है उसको क्रॉस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मतलब जो कहने तक का तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी में जो लीडरशिप क्राइसिस है, अब जैसे कि गुजरात में चुनावी बागडोर जो है वो अशोक गहलोत जी को दी गई है, लेकिन अशोक गहलोत खुद
कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव में फंसे हुए थे। फिर उसके बाद सचिन पायलट ने उनके सामने एक और राजकीय चैलेंज खड़ी कर दी। और तीसरी बात कि पिछली बार गुजरात में विधानसभा और बाद में लोकसभा में 26 में से 26 सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तब पार्टी के विपक्षी नेता और पार्टी प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया, तो न उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है, न उनकी जगह किसी और को पार्टी में बागडोर दी गई। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी जो है उसमें अनिर्णायकता का माहौल है। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो एकमात्र स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम बादाम फैक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे। बादाम फैक्टर का मीनिंग ये है कि बख्शीपंच यानी ओबीसी, आदिवासी, दलित, मुस्लिम और आंजना पटेल चौधरी जो नॉर्थ गुजरात में एक बहुत अच्छी वोट बैंक है, कम से कम 12 से 15 सीट पे उनका प्रभाव भी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके एक कदावर नेता विपुल चौधरी को अरेस्ट किया है, उसको लेके उस कम्युनिटी में नाराज़गी है। तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के सामने जब मैं देख रहा हूँ तो कांग्रेस पार्टी जो है रूरल में 127 सीट्स में फोकस जरूर कर रही है, लेकिन अर्बन में वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि मुस्लिम्स के वोट इस बार उनको मिलेंगे, क्योंकि बादाम में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मुस्लिम फैक्टर है। मुस्लिम फैक्टर गुजरात में 10 से 11% है और मुस्लिम वोट जनरली एक ही साइड जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को अभी तक मिलते रहते थे। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने और ओवैसी ने ये वोट बैंक में सेंध लगाने की या पोलराइज करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने हिंदुत्व की तरह अपना रुख किया है, गणेश और लक्ष्मी की नोट छापने की बात की है, तीस्ता सितलवाड़ की अरेस्ट के मामले में वो चुप रहे, बिल्किस बानो केस में उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, गुजरात में मातर यानी कि खेड़ा में मुस्लिम बच्चों को जब हंटर से पीटा गया केजरीवाल कुछ नहीं बोले। तो गुजरात के मुसलमान, कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि न निज़ामुद्दीन में मौलाना साद को अरेस्ट करने की उन्होंने जब बात की, साहिनगंज में मुस्लिमों के प्रति जब वो एजिटेशन था तब वो कुछ नहीं बोले, जहांगीरपुर में बुलडोजर घूम रहा था तब कुछ नहीं बोले, द्वारका में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट के नाम के ऊपर मुस्लिमों के ऊपर जो अतिक्रमण और अत्याचार हुए, कथित रूप से कांग्रेस का ये एलिगेशन है, तब भी केजरीवाल कुछ नहीं बोले। इसलिए गुजरात में मुस्लिम नेता मानते हैं, कांग्रेसी मुस्लिम नेता, कि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ रहेगा। तो कांग्रेस जो है वो साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, ट्राइबल बेल्ट और जो कोस्टल एरिया और नॉर्थ गुजरात में अपनी ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसके ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन उससे मामला 92 के मैजिक फिगर तक पार जाएगा कि नहीं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि केजरीवाल ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो 70,000 का थ्रेशोल्ड शायद क्रॉस करे या ना करे चुनाव को जीतने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वोट जो हैं वो काफ़ी कट सकते हैं, जिसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जीत का सवाल है, आज की तारीख में अगर कोई चमत्कार नहीं कर पाए केजरीवाल या इकोनॉमिक इश्यूज अगर नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुझे लग रहा है कि चुनाव जीतने में उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड वो तोड़ पाएगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस चुनाव को जीतने के लिए एक इमोशनल अपील जो है वो जनरेट करने की कोशिश की है। जब जब इमोशनल अपील जनरेट होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ तो 2002 में गुजरात में जो राइट्स हुए गोधरा कांड के बाद और अक्षरधाम की त्रासदी के बाद, तो उस वक्त एक इमोशनल इश्यू जनरेट हुआ था और गुजरात के वोटर जो था वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में आ गया था और उसकी वजह से 127 सीट जो थी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2007 में नरेंद्र मोदी को सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा और वो मौत का सौदागर 2007 के चुनाव में मत का सौदागर यानी कि वोट का सौदागर बन गया और मोदी जी 117 सीट के साथ वो चुनाव जीत गए। 2012 में इमोशनल इश्यू ये था कि भाई गुजरात का बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है और वो चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली। 2017 के चुनाव में कोई इमोशनल इश्यू नहीं था, बल्कि इमोशनल इश्यू रिवर्स था। कांग्रेस पार्टी ने पटेल अनामत आंदोलन कर दिया था,
हार्दिक पटेल के अलावा जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर भी एक एजिटेशन मोड में थे, तो उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला, बीजेपी को नहीं मिला। इस बार मुझे लगता है मोदी जी ने गुजरात में अपना जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए उन्होंने इस बार जो स्लोगन दिया है वो ये है कि मैंने ये गुजरात बनाया है, आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं वो इस बार भूपेंद्र पटेल की सरकार में टूटे। अर्थात वो चाहते हैं कि गुजरात के लोग ये माने कि ये सरकार जो है वो जन भागीदारी से बनने वाली है। वो कहते हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो गुजरात के भाई बहन लड़ रहे हैं। अगर ये इमोशनल अपील काम कर गई, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात में काफ़ी लोकप्रिय नेता है, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, ऐसा दिख रहा है। गुजरात के जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे, हम फोकल पॉइंट बाय अजय उमट के माध्यम से आपके साथ जुड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे मेरे प्रामाणिक पत्रकारिता को आपका प्रोत्साहन प्राप्त रहेगा। धन्यवाद।